नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर विश्व इतिहास का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत अगर बात की जाए तो सम्राट नेपोलियन तृतीय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से जो लुई नेपोलियन है जो क्या बन जाता है, फ्रांस का सम्राट बन जाता है। लुई नेपोलियन पहले जो राष्ट्रपति बनता है और राष्ट्रपति बनने के पश्चात उसके द्वारा कैसे गणतंत्र को समाप्त करते हुए द्वितीय साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। अगर बात की जाए सम्राट नेपोलियन तृतीय के द्वारा अपने अनुसार जो संविधान का निर्माण करवाया जाता है, हालांकि जो बात की जाए निर्वाचन जो दिखावे के रूप में करवाया जाता है, लेकिन जनता के द्वारा उसे भरपूर समर्थन मिलता है, तो उसके आधार पर उसके द्वारा जो संविधान का निर्माण करवाते हुए संपूर्ण शक्तियों को अपने हाथों में क्या कर लिया जाता है, केंद्रित कर लिया जाता है। उसी अवधि में जो उसके द्वारा जो नीति अपनाई जाती है, शासन की नीति, उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके तहत हमने देखा कि नेपोलियन के विधान किस तरीके से उसके द्वारा जो कानून निर्माण करवाए जाते हैं और उनका उपयोग करते हुए जो सत्ता को पूर्णतः अपने हाथों में क्या कर लिया जाता है, केंद्रित कर लिया जाता है। आज उसी नीति के क्रम में जिस तरीके से गृह नीति जो फ्रांस में आंतरिक शासन प्रणाली उसके द्वारा अपनाई जाती है, उसका हम जिक्र कर रहे हैं। गृह नीति के तहत हम बात करेंगे किस तरीके से उसके द्वारा फ्रांस की जनता के जो राजनीतिक अधिकार है जो छीन लिए जाते हैं और राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी जिक्र किया था, फ्रांस का जो विधान है किसके अनुसार, जो इसके अनुसार बनाया गया था नेपोलियन तृतीय के द्वारा शासन विधान, तो जिसके तहत उसने देखा कि समाचार पत्रों पे प्रकाशन पे रोक लगा दी जाती है और किसी तरह के समाचार पत्र को पहले क्या हो, प्रकाशक को जो क्या अनुमति लेनी पड़ती है और गृह मंत्री को ये अधिकार दिए जाते हैं। उसके अलावा कोई भी राजनीतिक रैली होती है तो उसमें एक सरकारी पर्यवेक्षक यानी कि नुमाइंदा होगा, जिसके रहते हुए ही वहाँ पे जो राजनीतिक रैली हो सकती है और किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी संगठन के द्वारा जो शासन की आलोचना नहीं की जा सकती। अब ये जो लुई नेपोलियन सम्राट बनने के पश्चात बहुत ही चतुर होता है और उसके द्वारा चतुरता और कुशलता से जो धीरे धीरे क्या कर लिया जाता है, जो लोगों की जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसका अपहरण कर लिया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि इसके इतिहास को दो भागों में विभाजित किया जाता है। द्वितीय साम्राज्य के इतिहास को पहला तो निरंकुशवाद का जो इतिहास रहता है, जैसा कि 1852 ईस्वी में ये सम्राट बनता है, 1852 से 60 तक तो ये निरंकुश रहता है। इसके द्वारा कहा जाता है कि सबसे पहले राष्ट्रहित देखा जाएगा, न कि जो नागरिक हितों की बजाय राष्ट्रहित को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, जिसके तहत 1852 से 60 ईस्वी तक निरंकुश रहता है। पूर्ण रूप से बोले जनता के अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है, स्वतंत्रता का हनन कर दिया जाता है। उसके पश्चात बात की जाए 1860 ईस्वी से लेकर 70 ईस्वी तक ये उदार प्रवृत्ति के द्वारा शासन करता है। इसके द्वारा हालांकि परिस्थितियों वश जो मजबूर होकर इसके द्वारा ऐसे शासन प्रणाली को अपनाना पड़ता है, ये अपनी इच्छा से उदार नहीं होता है। अब कैसे उसके द्वारा जो बड़ी चतुरता और कुशलता के द्वारा जो फ्रांस के लोगों के राजनीतिक अधिकारों का अपहरण कर लिया जाता है, जिसमें बात करेंगे इसमें जो इसके द्वारा संतुलन भी रखा जाता है। उग्रवादी दल है, रूढ़िवादी दल है, कैथोलिक धर्म है, इन लोगों को अपने पक्ष में रखने में भी ये सफल हो जाता है। तो उसी क्रम में देखो इसके द्वारा एक तो सम्राट की जो पुलिस होती थी, सम्राट की पुलिस को सख्त आदेश इनके द्वारा दे दिए जाते हैं। अब सम्राट की पुलिस के द्वारा क्या किया जाता था, राजनीतिक गतिविधियां होती थी उन पे पूर्ण नियंत्रण रखा जाता, कठोर नियंत्रण रखा जाता, किसके द्वारा, सम्राट की पुलिस को ये आदेश उनको दे दिए जाते, जैसा कि हमने देखा। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति की बात की जाए जो शासन की आलोचना करता है और बात की जाए राजतंत्र की आलोचना करता हुआ पाया जाता है, उसको तुरंत प्रभाव से क्या कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता था और उसे क्या किया जाता, दंडित भी किया जाता था। ठीक है, और भी कई कठोर नियंत्रण इसके द्वारा किए गए, प्रतिबंध लगाए। जैसे हमने देखा समाचार पत्रों पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है, भाई समाचार पत्र है उन पे प्रतिबंध लगा दिया इसने, समाचार पत्र। ठीक है, उसके अलावा अगर बात की जाए समाचार पत्रों के अलावा बात की जाए तो इसने राजनीतिक रैलियों पे जो प्रतिबंध लगा दिया,
कोई भी व्यक्ति संगठित नहीं हो सकते, और कोई राजनीतिक रैली करवाई जाएगी तो पहले सरकार से क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। इस तरीके से जो अधिकारों को क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है लोगों से, और उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता का अपहरण, भाषण की जो स्वतंत्रता लोगों को नहीं मिलती है, लेखन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये चाहता था कि कोई भी व्यक्ति जो राजतंत्र का क्या ना करे, विरोध न करे, और इसके लिए उसके द्वारा नए नए नियम बनाए गए। और मूलतः तुम देखोगे संविधान का निर्माण भी अपने हित में करवाया जाता है, क्योंकि तुम देखो चाहे सीनेट के सदस्य हो, चाहे राज्यसभा के सदस्य, उनका जो मनोनयन कौन करेगा, यही करेगा। मेयर हो, नगर निगम, उनकी नियुक्ति भी इसके द्वारा की जाती थी। हालांकि व्यवस्थापिका में जो नाम मात्र के लिए चुनाव होता था, लेकिन वहाँ पे भी जो सरकारी पक्ष के लोगों को उम्मीदवार बनाया जाता था, तो चुनाव की निष्पक्षता में भी जो यहाँ संदेह होता है। तो इस तरीके से इसके द्वारा जो लोगों पे जो पूर्ण रूप से नियंत्रण लगा दिए जाते हैं। हालांकि ये कहता है कि शुरुआती तौर में जो उनकी जो स्वतंत्रता को कम किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा, उसके पश्चात जब वो अभ्यस्त हो जाएंगे तो धीरे धीरे हम छूट देंगे। तो अब उसके अलावा जो उग्रवादी और रूढ़िवादी दोनों पक्ष है, अब उग्रवादी और रूढ़िवादी का भेद हम करेंगे कि उग्रवादी क्या होते हैं और रूढ़िवादी क्या होते हैं। उग्रवादी ये चाहते थे कि सभी को सत्ता में अधिकार मिले, वयस्क मताधिकार पे चुनाव प्रणाली, और सभी को अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार। रूढ़िवादी वो चाहते थे जो राजतंत्र के क्या होते हैं, समर्थक होते हैं। ये चाहते थे कि राजतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ है और राजतंत्र को और अधिक सुदृढ़ और मजबूत किया जाए। लेकिन इन दोनों पक्षों में जो इसके द्वारा सम्राट नेपोलियन के द्वारा संतुलन रखते हुए इन दोनों पक्षों को क्या रखा जाता है, खुश और संतुष्ट रखने का प्रयास किया। उग्रवादियों को तो सम्राट कहता है कि हमारा साम्राज्य किस पे आधारित है, बोले लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है, यानी सभी का सत्ता में अधिकार है। उसके अलावा हमने जो वयस्क मताधिकार है उसको सपोर्ट किया। वयस्क मताधिकार जो निर्वाचन प्रणाली अपनाई है, चाहे नाम मात्र के लिए, दिखावे के लिए, तो इस तरीके से इन उग्रवादियों का समर्थन इसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। उसके अलावा जो रूढ़िवादी होते, राजतंत्र के समर्थक होते, उनको इसके द्वारा कहा जाता है कि प्रबल राजतंत्र, क्योंकि राजतंत्र की स्थापना कर दी जाती है और उसके हित में जो रूढ़िवादियों के लिए जो राजतंत्रात्मक जो वातावरण इसके द्वारा बनाया जाता है। शानो शौकत की बात की जाए तो दरबार की शानो शौकत बढ़ा दी जाती है, और जिससे ये क्या है, इनको खुश रखता है। और इनको खुश रखने के साथ साथ इसके द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, उनके राजनीतिक अधिकारों का अपहरण कर लिया जाता है। उनको तो शानो शौकत में, भोग विलास में डुबो दिया जाता है, और उनकी तरफ से निर्णय किसके द्वारा, इसके द्वारा लिए जाने लगते हैं। उसी दौरान एक कुलीन परिवार की कन्या है जो उससे विवाह इसके द्वारा कर लिया, यूजेनी नाम है जिसका, अगर बात की जाए यूजेनी, इससे विवाह कर लिया जाता है। और यूजेनी द्वारा भी जो बात की जाए राजदरबार की विलासिता को बढ़ाया जाता है। और उसी समय जो यूरोप, तो बात की जाए यूरोप महाद्वीप में जो फ्रांस तो फैशन का केंद्र बन जाता है। तो इससे रूढ़िवादी क्या होते, काफ़ी प्रसन्न होते हैं और इसके नेपोलियन के समर्थक हो जाते हैं, सम्राट के। और अब ये जो इसके पक्ष में होने के पश्चात इसके द्वारा उनकी तरफ से फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं, जो सम्राट नेपोलियन ही लेगा। ठीक है, तो अब उनके राजनीतिक अधिकारों को तो इसके द्वारा सीमित कर दिया जाता है। अब उसके अलावा राजदरबार में जो विलासिता को बढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, रूढ़िवादी समर्थक हो जाते हैं। क्योंकि शुरुआती तौर से हमने देखा, चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, इनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। और अंततः इनका समर्थन प्राप्त करके ही ये जो क्या बात की जाए वहाँ तक पहुँच पाता है, राष्ट्रपति से सम्राट के पद तक, और इसके द्वारा गणतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र की स्थापना की जाती है। अब उसके अलावा उसके द्वारा कैथोलिक पादरी है जो कैथोलिक धर्मावलंबी, प्रोटेस्ट और कैथोलिक दो विचारधाराएं हैं। जो धर्म की दो धाराएं बात की जाए ईसाई धर्म में, जो ये प्राचीन रूढ़िवादी लोग होते हैं, ये भी प्राचीन धर्म को मानने वाले, उन पादरियों को समर्थन भी इसके द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत ये क्या करता है, जो उनको कई तरह के धार्मिक अनुदान उसके द्वारा दिए जाते हैं कैथोलिक पादरियों को। उसके अलावा जो मिशन धर्म प्रचार के लिए भेजे जाते हैं, वह मिशन उसके द्वारा विदेशों में भेजे जाते हैं, जिससे पादरी वर्ग इसका क्या हो जाता है, समर्थक हो जाता है। ठीक है, तो पादरी वर्ग को इसने खुश रखा और उनका समर्थन इसके द्वारा प्राप्त, क्योंकि अधिकतर जनता पे क्या होता है, उनका प्रभाव होता है। और उनके द्वारा अगर कोई घोषणा कर दी जाए, जो जनता अंधभक्त होकर क्या कर लेती है, विश्वास कर लेती है। तो इस तरीके से जनता के अधिकारों को भी इनके माध्यम से इसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, नियंत्रित कर लिया जाता है। और उसके अलावा जो राजनीतिक अपराधी है, यानी कोई राजनीतिक अपराधी है, उस पर आरोप है, या उसके अलावा जो
दंडित हो चुका है या दंडित होने वाला है उन लोगों के मताधिकार छीन लिए, यानी कि जो इसके विरोधी थे उन पर राजनीतिक आरोप इसके द्वारा लगाए जाते हैं। राजनीतिक आरोप लगाने के पश्चात जो उनको मताधिकार से क्या कर दिया जाता था, वंचित, तो उन लोगों के भी राजनीतिक अधिकार इसके द्वारा छीन लिए जाते। इस तरीके से जो बड़ी ही कुशलता और चतुराई के द्वारा उसके द्वारा क्या किया जाता है, इस जो निरंकुशता की स्थापना कर दी जाती है। हालांकि नाममात्र दिखावे के लिए तो वयस्क मताधिकार का प्रयोग करता है और उसको जो प्रचारित उसके द्वारा किया जाता है, लेकिन पूर्णतः हम देखेंगे सत्ता को, शक्तियों को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया जाता है। किसके द्वारा? सम्राट नेपोलियन के द्वारा। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने चर्चा की किस तरीके से जो सम्राट नेपोलियन के द्वारा जो फ्रांस की जनता के राजनीतिक अधिकारों का अपहरण कर लिया जाता है, उसके द्वारा जो पुलिस का प्रयोग करते हुए, यानी कि शुरुआती तौर पे हमने देखा उसका शासन जो सेना के बल पे, सेना की शक्ति पे ही आधारित था, तो अपने पुलिस का प्रयोग करते हुए जो कई लोगों को उसके द्वारा कैद करवा लिया जाता है और उनको दंडित भी किया जाता है। शासन की आलोचना करने वाले व्यक्तियों को तुरंत प्रभाव से कैद किया जाता है। इस तरीके से कई जो राजनीतिक अपराधियों पे उसके द्वारा जो राजनीतिक अपराधी हैं उनको मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है और इस तरीके से जो वहाँ के लोगों को अपने समर्थन में करके और उनकी तरफ से जो बात की जाए, जो फैसले उसी के द्वारा लिए जाते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे पता नहीं चलता और अपनी चतुराई से इसके द्वारा जो राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है और सभी शक्तियों को अपने हाथों में केंद्रित इसके द्वारा कर लिया जाता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और इसके अलावा जो अपने पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव वो भी आपके आमंत्रित है। उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।